गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। और लास्ट क्लास का इफ मैथ्स याद है अच्छे से। लास्ट क्लास में हमने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग के जो हमारे मेन गोल्स थे वो स्टडी किए। अभी हमें देखना है कि 1991 तक जो हमारी प्लानिंग थी वो कैसी रही और क्या क्या हमारी अचीवमेंट थी, क्या क्या हमारी मिस्टेक्स हैं, राइट, क्या क्या हम अचीव नहीं कर पाए। हाँ, अचीव नहीं कर पाए और कुछ अचीव भी किया है, बहुत सारी चीजें हैं, सब इस बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी मिस्टेक्स कराऊंगा। उसके बाद एक अलग से टॉपिक है, एक अलग से पॉइंट बनता है कि 1991 तक की जो प्लानिंग थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव थी। लाइक तब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह को ज्यादा मतलब वो नहीं देते थे, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। पहले ये नाइकी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज ये सब इंडिया में नहीं होता था। रीजन बीइंग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी उस पर काफी बैरियर्स थे। लाइक कोई भी अगर चाहे, फॉरेन कंपनी चाहे तो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो हमारा मेन एम था वो पहले कंजर्वेटिव था। हम थोड़ा कंजर्वेटिव रहते थे, बाहर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आने नहीं दे रहे थे। 1991 के बाद थोड़ा हम लिबरल हुए, राइट। तब जाके ये नाइकी, प्यूमा इन सब के शूज आए हैं, रीबॉक के शूज आए हैं, राइट। तो वो एक पार्ट अलग से है, उसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि 1991 तक की जो प्लानिंग थी उसके मेन फीचर्स क्या थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अचीवमेंट्स क्या रही और हमारी मिस्टेक्स क्या रही, राइट। इफ मैथ्स वाले 5 पॉइंट तो याद है, गुड। तो अभी हम करेंगे अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ प्लानिंग। अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको याद होगा इफ मैथ्स में हमने पॉइंट क्या लिखा था, हमने पॉइंट ये लिखा था कि हमारा मेन एम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। और वो कैसे आएगी, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनेगा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब यहां पे मैं नेशनल इनकम वर्ड लिख रहा हूं, पहले मैंने जीडीपी लिखा था। जीडीपी और नेशनल इनकम में जो फर्क है वो आप 10+2 में बड़े डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जीडीपी है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द सेंस जो आपने डोमेस्टिकली कमाई की है। बट ऐसा थोड़ी ना कि हम सिर्फ इंडिया में ही कमाई कर रहे हैं, हम बाहर भी कमाई कर रहे हैं, राइट। हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं, वहां पे भी सर्विसेज दे रही है और अर्न कर रही हैं। तो जो बाहर से कमा के हम पैसा ला रहे हैं वो भी हमारा पैसा है, प्लस जो हम इंडिया में कमा रहे हैं वो भी हमारा पैसा है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा नेशनल इनकम। तो पहले जो हमारी नेशनल इनकम थी काफी लो थी, आपको पता था अंग्रेजों ने हमें काफी लूटा, वो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा हम ग्रोथ की तरफ आए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारा जीडीपी बढ़ा या हमने जो तरक्की की वो की ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पॉइंट याद है, हाँ वो कब था, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तब जाके हमें अकल आई कि हमें क्या करना चाहिए, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट फूड तो कम से कम रखना चाहिए, तभी वॉर पे जाओगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो नेशनल इनकम है वो अच्छे सस्टेन तरीके से बढ़ी है। अभी भी हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, लाइक देयर आर अदर कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना इज हैविंग अ डबल डिजिट ग्रोथ फिगर। हम अभी भी सिंगल डिजिट पे हैं, बट सून वी विल आल्सो रीच द डबल डिजिट फिगर, बिकॉज वो आगे जाके तुम 10+2 में पढ़ोगे। फर्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, देन डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, देन स्टेबलाइज रेट ऑफ रिटर्न। तो वो अभी हमारा ग्राफ बनना बाकी है। सो ग्रोथ इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में आप लिखोगे क्या, यहां पे आप जीडीपी एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे साल में इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनका टोटल, प्लस फैक्टर इनकम
मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, नेशनल इनकम इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो हमारी इंडिया के अंदर ही रह के जो हमने कमाया वो, जो गुड एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुई, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो ग्रोथ इन नेशनल इनकम, जो ग्रोथ है काफी सस्टेन्ड है, काफी हद तक ग्रोथ हुई है। पहले हमारी जो ग्रोथ थी वो काफी कम थी, धीरे धीरे हमने पेस पकड़ी है। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्लान अगर हम देखें ग्रोथ रेट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्लान इट वाज 4.2%। जब 51 में हमने प्लानिंग शुरू की, उस समय में अगर देखा जाए 51 के प्लान से जो हमने अचीवमेंट लेके आए वो अराउंड 4.2% की ग्रोथ थी, राइट। और अभी अगर हम देखें ग्रोथ रेट एट द रेट ऑफ एट द टाइम ऑफ 11th प्लान, तो 11th प्लान के टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट क्या हो गई है 8%। अभी भी मतलब जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो 8% के अराउंड ही है कि हमारी जो ग्रोथ रहने वाली है आगे 1-2 साल के लिए वो 8% ही रहेगी। यू कैन टेक इट एज अ करंट ग्रोथ रेट। सो हमारा करंट ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 8%। अब क्वार्टरली फिगर्स आते हैं, हमने देखा होगा आरबीआई रेट कट वगैरह करता है तो वो फिगर काफी फ्लक्चुएट करते हैं, बट अगर सस्टेन 5 साल का आगे देखें तो वो 8% के आसपास आएगा। वर्ल्ड बैंक की भी आई गेस जो प्रोजेक्शन थी वो भी इसी के आसपास थी। तो तुम देख सकते हो कि हमारी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट क्या हो गई है, डबल हो गई है, राइट। हम पहले 4.2 पे थे, अभी कहाँ आ गए 8 पे। तो पहले का ग्रोथ रेट अब क्या हो गया, डबल हो गया। अब याद करो उसमें पहला जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था, उसमें क्या था, 2 पार्ट थे। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था जीडीपी, दूसरा क्या था नेशनल नहीं नेशनल इनकम नहीं था उसमें, दूसरा क्या था पर कैपिटल इनकम। गुड। सो पहला पॉइंट तो मैंने इजीली बना दिया उसी से। देखो आपको कुछ याद नहीं करना, डोंट टेक स्टडी एज अ बर्डन कि आपको ये क्रैम करके रखना है। कई लोग में कहते हैं ये पूरी बुक है, इतने पॉइंट है, कैसे क्रैम करें। देखो क्रैम करने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ रिवीजन पार्ट जो आपकी ब्रेन में कोई भी चीज लंबे समय तक फिक्स करता है। आपको करना क्या है, वीकली उसको रिव्यू करते रहो। एक हफ्ता जो आपने पढ़ा उसको संडे को रिव्यू किया, राइट। उसके बाद अगले संडे 2 हफ्ते जो पढ़ा उसको ब्रीफली रिव्यू किया, फिर उससे अगले संडे 3 हफ्ते जो पढ़ा उसको ब्रीफली, ये नहीं कि पूरा डिटेल में, जो मेन मेन पॉइंट है सारे रिव्यू करो। आपको अपने आप ही याद रहेगा। जस्ट मेक अ स्टोरी ऑफ इट, उसकी कोई स्टोरी बना दो। हाँ ये कहा था सर ने, वो कहा था, मैं नॉर्मली बना देता हूँ इफ मैस, ये डीपू आई 5 मार्क्स लाई, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम बना देते हैं, राइट। तो उससे आपको क्या होगा, याद रहेगा। सो उसको जर्नल जो थॉट है वो याद रखो। वर्ड टू वर्ड क्रैम करने की कोशिश करोगे तो यू विल फेल, ठीक है। अनलेस अंटिल यू हैव अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, आपको लिखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो नेशनल इनकम में आप जीडीपी एक्सप्लेन करोगे, जीडीपी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो लास्ट हमने क्लास की थी कि जीडीपी क्या होता है, उसमें आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दोगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। आपने नेशनल इनकम यहाँ पे बता दिया, उसके बाद आप बताओ कि ग्रोथ जो है वो क्या होगी, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। हाँ ये डिजिट भी याद रखना आसान है, 4.2 का डबल क्या बनता है 8.4, आप 8% याद रखो, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। अब ये दोनों पॉइंट अलग अलग क्यों है, मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटल इनकम और जो आपका नेशनल इनकम है दोनों में फर्क है। जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटल इनकम है, इट इज बेसिकली डिफरेंट। नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम में फर्क कैसे है, जो नेशनल इनकम है वो बढ़ते जा सकती है, बढ़ते जा सकती है। हो सकता है नेशनल इनकम जो है हमारी डबल होगी, बट हमारी पॉपुलेशन भी अगर डबल हो जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली पर कैपिटल इनकम तो कुछ भी नहीं आई ना। सो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। इट इज ग्रॉस नेशनल इनकम divided by total population of the country. So income divided by
टोटल पॉपुलेशन हर व्यक्ति की, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगी। जो प्रति व्यक्ति आय है वो बेसिकली एक एवरेज है कि हाँ, अगर एक घर है, एक परिवार है, उसमें मान लो 2 या 4 जो भी लोग हैं वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और 10 मेंबर हैं, तो पर हेड कितना आ रहा है? 1 लाख ही आ रहा है ना। तो वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें भी हमें काफी ग्रोथ हुई है, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आप ग्रोथ कह सकते हो। सो ये भी लिख लेंगे हम। ये डिजिट्स आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलता है एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली। व्हेन द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली, तो आपको अपनी बातों को डेटा से प्रमाणित करना है, आपको दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये डेटा है, आई नो दिस डेटा इज देयर, और अकॉर्डिंगली जो बनता है फिगर वो दिखा रहा है कि ग्रोथ हुई है। आप अपने आप लिख दोगे ग्रोथ हुई है, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। मान लो मैं कहता हूं इंडिया बहुत तरक्की कर गया, अमेरिका से आगे, बट रियल में तो नहीं है ना। तो आप उसको प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? फिगर्स। तो जब भी आपको कहे कि क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करो या क्वेश्चन में आपको इस तरह की बात लिखो, तो अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा लिखोगे तो यू विल फेच मोर मार्क्स। ग्रोथ इन पर कैपिटल इनकम। So in books we don't have 12th year figures, the 12th plan figures. So in the first plan, जो हमारी growth rate in per capital income थी, so this is growth in per capital income. Don't confuse it. So growth rate in the first plan was 2.3%. Sorry, it's 2.6%. सो 2.6% की रेट से हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा था। बाद में हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ गई। हमारी ग्रोथ बढ़ के क्या हो गई? एट द टाइम ऑफ 11th प्लान इट इज 6.3%। सो इट इज अराउंड ट्रिपल। एग्जैक्ट ट्रिपल तो नहीं बन रहा, मुझे पता है, तो ऐसे याद कर लो। ये हमारी जो ग्रोथ है इन पर कैपिटल इनकम, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड। इट इज approx 3 times, right? Done? आगे चलें। हमने वहां पे दो मतलब पॉइंट किए थे। एक हमारा एक पॉइंट बनता था इफएमएस वाले में कि मेरा मेन क्या एम क्या था कि इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम। तो वो दोनों हमने किस हद तक अचीव किए, आपने ये बताया। अब इसको याद रखना क्या मुश्किल है? आप अचीवमेंट जब गिना रहे हो तो आपको गोल तो याद ही है, तो गोल ही से तो ये बना है, राइट? आगे चलें। शुड आई रब इट? हाँ, साइड पे भी मिल जाएगा, यू कैन टेक द प्रिंट स्नैपशॉट। ओके, आगे देखिए। इसके बाद जो हमने इफमेस किया था उसमें और क्या क्या था बताओ। ठीक है। और हाँ, तो वही पॉइंट जो है हमारे, एम्प्लॉयमेंट हो गया, बाकी जितने भी पॉइंट है वो वहीं से आए, कोई नया पॉइंट नहीं है। अचीवमेंट क्या होगी? जो गोल आपने रखे उन्हीं को आप अचीव करोगे। ये तो नहीं होगा कि मैंने गोल रखा है एक्स, अचीव कर रहा हूं वाई। सो द थर्ड पॉइंट वी कम एट इज राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। सो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन वो अकाउंट्स वाला कैपिटल से रिलेट करते रहोगे। बेसिकली कैपिटल मतलब वही बनता है, बट कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? देखो, नॉर्मली अगर मान लो मैं एक कंपनी हूं या मैं खुद क्या करता हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं और 100 रुपए ही खर्च रहा हूं, तो क्या मैं कभी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा? मैंने कोई शॉप डाली, उससे जितना कमा रहा हूं उतना ही स्पेंड कर रहा हूं, मेरी सेविंग्स कुछ नहीं है, मैं आगे अपने बिजनेस को बढ़ा भी नहीं रहा, तो क्या मेरा बिजनेस कभी ग्रो कर पाएगा? नो। सो उसी तरह कंट्री को भी क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। कंट्री की इनकम क्या है? हम जो कमा रहे हैं वो कंट्री की इनकम है। अगर हम उसमें उस इनकम को सारा का सारा स्पेंड ही कर दें तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएंगे, कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या है?
अब देखो, कंट्री ने जितनी भी इनकम हुई सारी, मान लो टैक्स से जितना भी पैसा सरकार ने इकट्ठा किया सारा जनता में बांट दिया, तो सरकार ने कैपिटल फॉर्मेशन क्या की? नील। सारा पैसा जनता में बांट दिया, उससे क्या कंट्री ग्रो करेगी? नो। क्यों? क्योंकि हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, राइट, एजुकेशनल फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, डैम, मेट्रो, ये सब अगर ना हो तो कैसे होगा काम, राइट? सो कैपिटल फॉर्मेशन इज द मनी विच इज स्पेंट ऑन एक्वायरिंग द न्यू एसेट, यानी कि जो पैसा सरकार नए एसेट्स को अक्वायर करने के लिए खर्चती है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? और कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ब्रिजेस, रोड्स, ये सब एक दो दिन के लिए नहीं बनते, वन टाइम एक्सपेंडिचर है ये, उसके बाद वो 10-20 साल चलेंगे, दे नीड अ प्रॉपर मेंटेनेंस, दैट्स इट, राइट? अब रेलवे ट्रैक्स, वो अभी भी अंग्रेजों के रेलवे ट्रैक है, उन पे हमारी गाड़ियां चल रही हैं, राइट? सो राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन मींस जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो देश के विकास पे आपने पैसा खर्च किया है, राइट? ये नहीं कि सब्सिडी बांट, बेसिक फंडा उसका ये होता है कि जो पैसा आपने नए एसेट्स अक्वायर करने में लगाया है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? द मनी यूज्ड इन कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। सो अगर हम सबसे पहले देखते हैं ये रेट कैसे कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता लग गया कि है क्या? जो खर्चा आपने नए कैपिटल एसेट एक्वायर करने में किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द जीडीपी। आप यहां पे इनटू 100 भी लिख सकते हो। So rate of capital formation is expenditure on capital formation upon GDP into 100। मान लीजिए मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, 100 रुपए कमाए, उसमें से 20 रुपया मैंने नए एसेट लेने के लिए यूज किया, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि अपनी आय का, अपनी इनकम का मैं 20% हिस्सा अपने ही विकास के लिए नए एसेट्स को अक्वायर करने में खर्च कर देता हूं। सो अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, दैट इज माय जीडीपी, और उसमें से 20 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं नए एसेट्स के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% मेरी आय का नए कैपिटल को अक्वायर करने में चला जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको क्लियर हो गया रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? अब मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट प्लान जो हमारा बना था, तो हमारी जो आय थी, हमारा जो जीडीपी था वो काफी कम था, और हम अपने जीडीपी का सिर्फ 10% नए एसेट्स के लिए यूज करते थे, बाकी 90% हम खुद कंज्यूम कर रहे थे। मतलब अगर हमारा देश 100 रुपए कमा रहा था तो उसमें से 90 तो वो यूज कर लेता था, 10 से आगे नए एसेट्स अक्वायर करता था। और अभी 11th प्लान में जो फिगर आया वो आया 34.8%, राइट? सो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज इंक्रीज्ड 3.48 टाइम्स। सो पहले कितना था? 10%, अब कितना हो गया? 34.8%। अब अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 34.8 रुपीज हम क्या कर रहे हैं? नए एसेट्स को अक्वायर करने में स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर नए एसेट अक्वायर होंगे तभी तो देश तरक्की करेगा। सो एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? क्लियर है? जीडीपी में से जितना आपने खर्चा कर दिया कैपिटल फॉर्मेशन पे, इंटू 100 करके आप क्या निकाल सकते हो? रेट। तो पहले हम 10% एक्सपेंडिचर करते थे नए एसेट्स पे, अब कितना कर रहे हैं? 34.8%।
ओके, ठीक है, आगे चलें, यहां तक क्लियर है? ओके, कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। देखो, जो डेवलप कंट्रीज है वो अगर कैपिटल फॉर्मेशन पे कम खर्चा करे तो चलेगा, बट जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज है लाइक अस, सो वो अगर कम खर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि हम तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल फॉर्मेशन पे वो बहुत ज्यादा होगा। रिसेंटली मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंडिया में रोज 25 किलोमीटर जो है डेली सड़क बनती है। क्यों? क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है, उनको कम्यूट करने के लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए। हर जगह आपको ट्रैफिक जैम दिखता ही है, राइट। फोर्थ पॉइंट इज institutional and technical change in एग्रीकल्चर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पुराने टाइम पे एग्रीकल्चर कितने गंदे तरीके से होता था, राइट। वो हल चलाते थे, पुराने मेथड यूज करते थे, वो सारी चीजें। अब प्लानिंग में एग्रीकल्चर को भी एक स्पेशल स्पेस दिया गया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सबसे मेन हमारा जो प्लानिंग का एम था वो क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी। इफ मैं इसका लास्ट वाला वो याद करो, सेल्फ सफिशिएंसी, एस एस, राइट। तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या? हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस करके देना चाहिए, राइट। हमारे पास अपने लिए जितना हमें फूड चाहिए उतना तो कम से कम हो, तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। सो उसके लिए कई स्टेप्स लिए। इसमें आप ये लिख सकते हो स्टेप्स टेकन। क्या क्या स्टेप्स लिए बताओ? सबसे पहला क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा। सो पहले क्या था? जमींदारी प्रथा थी, वो चलती थी। उससे क्या होता था? किसानों को उनका हक नहीं मिलता था, तो जमींदार थे अननेसेसरी किसानों को क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे। तो सबसे पहले क्या किया गया? जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर को क्या किया गया? मॉडर्नाइज किया गया, राइट। कैसे? नए नए बीज लाकर, इरिगेशन फैसिलिटीज देकर। पहले ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती। ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, तो आपको कुछ नया नहीं याद करना, वही चीजें दोबारा से लिखनी है। एक नई चीज ये भी हमने पहले किया था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सो इंदिरा गांधी ने ये लगाया था रूल कि हर पर्सन 10 एकड़, आप लिख सकते हो इसे, 10 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं रख सकता। 10 एकड़ से ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल लैंड नहीं रख सकता। अब फैमिली में अलग वो चीज हो जाती है। बेसिक फंडा ये है कि कोई भी बंदा ये ना हो कि वो सारी लैंड एक्वायर करके रख ले, पता लगा किसी ने पूरा पंजाब ही खरीद लिया। ऐसा नहीं आप कर सकते। 10 एकड़ इज अ लिमिट, उससे ज्यादा आप इंडिया में लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। दिस लिमिट इज ऑन इंडिविजुअल, कंपनी में नहीं है। तो अगर इन केस दिमाग लगाना हो, आपको ज्यादा लैंड एक्वायर करनी है तो आप कंपनी में कर लो, कंपनी में चलेगा। एक और हमने किया था पॉइंट एग्रीकल्चर में, याद करो, लो प्रोडक्टिविटी, और क्या था? इंडेटनेस, और ओल्ड टेक्निक्स था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स था, याद आया? इरिगेशन फैसिलिटीज। वो जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें जो एग्रीकल्चर वाले पॉइंट के थे, वही पॉइंट मैं दोबारा लिख रहा हूं। सो सरकार ने क्या किया? कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। सो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा, मॉडर्नाइजेशन, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, 10 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन नहीं ले सकता,
और फोर्थ इज कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। सो जो फ्रेगमेंटेड लैंड था, फ्रेगमेंटेड लैंड मैंने आपको बताया ए का लैंड यहाँ पे है, बी का छोटा सा लैंड यहाँ पे है, फिर उसके पास ए का लैंड है बी की लैंड के साथ, तो वो फ्रेगमेंटेशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, उसको कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया। इससे क्या हुआ, सबको एक जगह, एक मान लो मेरी एक टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे, मैंने उससे रिप्लेस कर लिया, अपना टुकड़ा यहाँ पे ले आया, उसको यहाँ वाला टुकड़ा उसको ऐसे कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मुझे एक जगह बड़ी जमीन मिल गई। अब एक जगह जो बड़ी जमीन है वहां पे मैं अच्छे तरीके से मॉडर्न तरीके से खेती कर सकता हूँ। छोटे छोटे खेतों में मॉडर्न तरीके से खेती कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मेन एम्फोसिस आपको देना है ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये सब तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई, बोलो 15 टाइम्स। ये भी फर्स्ट चैप्टर है, ये भी क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। सो देखा जाए तो इको ऐसा नहीं है कि आप बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी बुक आपको याद रखना है। सिंपल फंडा ये कि आप देखो कहां से क्या कंटेंट लिंक करता है, कहां से आप उसको याद रख सकते हो, ये सारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो जो वीट की प्रोडक्शन थी वो कितना बढ़ गई, 15 टाइम, और राइस प्रोडक्शन आपको याद ही होगा, इंक्रीज टू 5 टाइम्स। राइस की प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है, 5 टाइम्स, वीट की प्रोडक्शन 15 टाइम्स। दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हमने प्लानिंग शुरू की थी 1951 में, 1947 आजादी के टाइम पे, जितनी हम वीट प्रोड्यूस करते थे उसका 15 टाइम अब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितना राइस प्रोड्यूस करते थे उसका 5 टाइम अब प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, लिख लो। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के बाद दूसरा पॉइंट जो बनता है वो बनता है हमारा किसका, इंडस्ट्री का। सो इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री जो है वो भी काफी ग्रो कर गई है। क्यों, क्योंकि हुआ क्या, पहले तो जो लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ आए वो एग्रीकल्चर से हटके किस तरफ हो गया, इंडस्ट्री की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ। सो इससे काफी इंप्रूवमेंट आई है हमारे जो जीडीपी में। अब देखो सर्विस सेक्टर का शेयर काफी बढ़ गया है, इंडस्ट्री का शेयर काफी बढ़ गया। पहले उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका होता था, एग्रीकल्चर का होता था। इसमें एक और चीज आप लिख सकते हो, इसे लिख लो, फील गुड फैक्टर, रादर फील प्राउड लिखो इसे। वी आर द 10th largest industrial economy. Right, we are the 10th largest industrial economy in the world. So world में जितनी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं, जो इंडस्ट्री जिनमें मेन फोकस करता है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, चाइना भी अभी उस पे है, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, यूरोप हो गया, तो ये जो कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं, सो वी आर द 10th लार्जेस्ट, हम 10वें नंबर पे आते हैं। वी आर द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, राइट। और जो इंडस्ट्री है उसमें काफी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स, जैसे मेटल इंडस्ट्री, स्टील सुना होगा, टाटा स्टील, ठीक है, उसके बाद केमिकल, फर्टिलाइजर्स, और बहुत तरह की इंडस्ट्री है, जैसे हैवी मेटल इंडस्ट्री होती है, हैवी मशीन इंडस्ट्री होती है, उन सब में काफी क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अब ये नहीं कि हाँ इंडिया में सिर्फ एक ही चीज बन रही है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली हम सब कुछ ही बनाते हैं। सो वी आर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमने जीरो से स्टार्ट करके इंडिया को 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे लाके खड़ा कर दिया।
The sixth point we can write economic infrastructure. अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर पाएगी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा जब उसको ये पता है कि भाई यहाँ पे तो रोड्स ही नहीं है, माल फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे डेवलप कर सकते हो? रोड से, ब्रिजेस से, डैम से, ठीक है। इन सब से क्या होगा? मोबिलिटी आएगी, जो रिसोर्सेज है एक जगह से दूसरी जगह तक आ पाएंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में नॉर्मली यूपी बिहार से बहुत सारे लेबरर्स आते हैं। सोचो कि अगर रोड्स नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो वो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? दे आर अर्निंग हियर एंड सेंडिंग द मनी एट देयर ओन बर्थ प्लेस। वो वहां पे पैसे भेज रहे हैं, तो काम तो हो रहा है ना। इंडिया में बेसिक फंडा क्या है कि जहां पे काम है वहां पे लोगों की कमी है। कई जगह पे ऐसा भी है कि लोगों की कमी है, तो वहां से इंडिया में मोबिलिटी है। इसलिए क्या होता है कि जहां पे लोग बेकार है वो जहां पे काम है उस तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आता क्या क्या है? जैसे रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इज अ मेन रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो कैसे ग्रो करेंगी? जैसे मैं आई वाज इन पंजाब, चंडीगढ़, तो वहां पे सैटरडे संडे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान झेलना पड़ता था, बिकॉज वहां पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आता है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। मान लो बड़ी बड़ी मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है वो कैसे चलेंगी, राइट? ट्रेन कैसे चलेंगी? हाँ, डीजल से भी चलती है ट्रेन, आई नो, बट इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? एक तो बेसिकली वहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा इट्स इकोनॉमिकल ऑल्सो। सो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का भी मेंशन कर सकते हैं। Electricity production in 1951 it was only 2300 मेगावाट। सो 1991 में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? 2300 मेगावाट। अब ये बढ़ के कितनी हो गई है? 2,43,000 megawatt. So it's a big increase, but it is still not sufficient to fulfill the needs of the entire nation. अभी भी entire nation में अगर तुमको बिजली है तो नहीं है। अभी भी गांव बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं है, but still we have increased the electricity production from 2300 megawatt to 2,43,000 megawatt. This is a big achievement. और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे पास काफी फील गुड फैक्टर है। फील प्राउड, चलो मुझे ये बताओ, वो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर? कोई कंपनी या कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आए, बताओ बताओ। ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस पीछे हैं, ठीक है। यू नीड टू फील प्राउड ऑन योर कंट्री। So tell me, who's the largest employer in the world, not in the country? Who's the largest employer in the world? टाटा? नो, नहीं, ये टाटा इन्फोसिस नहीं है, बताओ। So let me tell you the answer. Indian Railways is the largest employer in the world. और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो इंडियन रेलवेज की ट्रैक की लंबाई है वो दुनिया में सबसे ज्यादा। यस, हाँ, ट्रेनों में भीड़ हमने भी देखी है, बहुत भीड़ होती है, बट फिर भी जो इंडिया में जो रेलवे ट्रैक्स की लेंथ है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा। So we can write Indian Railways is the largest employer in the world. कि बहुत लोग काम करते हैं इंडियन रेलवे में।
ठीक है, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। दूसरा आप लिख सकते हो इंडियन रेलवेज ट्रैक लेंथ इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबे जो ट्रैक है, मतलब जितने भी ट्रैक है उनको जोड़ दिया जाए और उनकी टोटल हम लंबाई निकाले तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये सारी चीजें आती हैं, राइट। आगे चलें। हाँ, आज हम इंडिया की सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद बुरी बातें भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो ये सारी इंडिया की अच्छी बातें हैं। हाँ, जनरल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। आगे चलो। ओके, अभी हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो ये सब भी उसमें था, गोल्स में ये था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसे भी मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर कराया था, आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल याद है, उससे लिंक कर देता हूं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, यही चीजें आती हैं। तो इसमें यू कैन राइट डेमोग्राफिक प्रोफाइल फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, याद करो मैंने उसमें आपको कराया था, याद है? हाँ, फर्स्ट चैप्टर में क्या कराया था? डेमोग्राफिक प्रोफाइल। याद करो वो क्या था, अच्छे से याद होना चाहिए। बचपन में जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। तो पहले क्या था? पहले क्या था हमारा जो इंडिया था, उसमें क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई था, और उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, और लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, राइट। तो यही चीजें लिखनी है। तो देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ने वाले तरीके से पढ़ोगे, उसको क्रैम नहीं करोगे, तो आप सब कुछ रिलेट कर सकते हो। क्या आता था इसमें, क्या क्या पॉइंट थे? एक तो था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पहले ये 242 था, उससे डिक्रीज हो गया। दूसरा क्या था, बताओ दूसरा क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, पहले कितनी थी? वो 32 थी, फिर अभी कितनी होगी है? 66। थर्ड, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत कम था, और वुमेन में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कम था, राइट। तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर उसका एक पॉइंट है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आप थोड़ा डिटेल में ना लिखने की जगह शॉर्ट में लिख दो, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर वो अचीवमेंट पूछेगा तो आपको वो सारे 7-8 पॉइंट लिखने हैं, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप इसमें इजीली लिख सकते हो, राइट। दिस इज द 7th पॉइंट। डन। सो इफ मैथ्स में ई किसके लिए था? एम्प्लॉयमेंट, यस। तो देखो, उसी से सब कुछ बन गया, ज्यादा कुछ याद करने की या क्रैम करने की जरूरत नहीं है। सो एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे देश में मेन प्रॉब्लम भी ये है कि काफी जनता जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको क्या है, प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा। अगर मान लो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाए, पर कैपिटल इनकम बढ़ जाए, वो एक सीमित से, मतलब थोड़े से लोगों के लिए बढ़े, तो उससे हमें पूरी कंट्री को देखा जाए तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। अगर आपको पूरी कंट्री को फायदा देना है तो आप क्या करना चाहोगे? पूरी कंट्री के लिए हम क्या करेंगे? पूरी कंट्री के लिए तो ये चाहिए ना कि हर कोई रोजगार हो, हर कोई को जो जो नॉर्मल अपनी नेसेसिटीज है उनको पूरा कर सके, कोई भी रोड पे भीख ना मांगे, राइट। किसी कोई भी ऐसा ना हो कि जिसको खाना ना मिले,
उसके लिए आपको क्या चाहिए, हर एक को आपको क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने 12th प्लान में जो पीएम ने क्या किया है कि 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है जनरेट करने का प्रॉमिस किया। वी कैन राइट इट इन द 12th plan. Our honorable PM is planning to create 50 million employment opportunities. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो 50 मिलियन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है जनरेट करने का प्रॉमिस किसने किया है, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, मोदी इफेक्ट। याद करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं डिक्लाइन इन unemployment from 8.3% to 5.6%। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8.3% से कम होके कितना हो गया, 5.6%। अभी भी बहुत ज्यादा है नो डाउट, बट इसे आने वाले टाइम में और ज्यादा कम किया जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे चलें। हाँ, इसमें पॉइंट थोड़े ज्यादा है, नो डाउट, पॉइंट थोड़े ज्यादा है, बट आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, सब कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर छोटा क्वेश्चन आता है इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बताओ, ये बताओ, तो आप उसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिखो, दैट वुड बी क्वाइट बेटर, राइट। देन वी कम टू द 9th point, that is the international trade, we can say it is international trade। इंटरनेशनल ट्रेड जो है, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो काफी इंक्रीज हो गया। और फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज्ड, कितना बढ़ गया, फ्रॉम 792 करोड़ टू 46। ये फिगर आपको याद करने में मुश्किल हो सकती है। अगर मान लो आप ये फिगर नहीं याद कर सकते तो सिंपल है, यहां पे लिखो फॉरेन ट्रेड है इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। बाय चांस अगर आप ये फिगर भूल गए तो आप सिंपली लिख सकते हो मैनीफोल्ड। और फॉरेन ट्रेड है क्या, फॉरेन ट्रेड जो हमारा विदेशों से आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ गया, और एफडीआई भी काफी हो गया। जैसे हम लिख सकते हैं एफडीआई को has been allowed in many sectors, जैसे नाइकी, मैकडी और डोमिनोज, ये सब कहां से आए हैं, वॉलमार्ट, ये सब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है जिसको प्रमोट किया गया। पहले क्या था कि हम ना बाहर वालों से को अपने यहाँ बेचने देते थे, ठीक है, तो वो हम ना हम बाहर वालों को क्या चाहते थे कि हम उनको सिर्फ बेचे, उनसे खरीदे ना। तो इससे क्या होता था, जो ट्रेड होता था वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता था। तो बाद में क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमिक जो प्लानिंग गई उसमें 1991 के बाद हम थोड़ा क्या हो गए, लिबरल हो गए हैं, जिससे ये नाइकी, बाटा, सॉरी बाटा इज इंडियन ब्रांड, नाइकी, प्यूमा, ये सब इंडिया में
लॉन्च हुए। अभी तो बहुत सारी फॉरेन गाड़ियां भी आती, पहले कहाँ होती थी? हमारे टाइम पे तो फॉरेन गाड़ियां होती ही नहीं थी, मर्सिडीज होती थी एक, ये BMW, ऑडी, ये सब कहाँ होती थी। सो FDI को प्रमोट किया गया है और फॉरेन जो ट्रेड है हमारा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो यही हमारे पास 9 पॉइंट बनते हैं, इनको समरी हम बना सकते हैं। समरी इसको ऐसे याद कर लो कि मान लो कोई बीजेपी का लीडर है, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने देश के विकास के लिए क्या किया। तो एक तरह से हम इसका कुछ बना लेते हैं। लेट मी थिंक। मतलब लीडर इज स्पीकिंग, ऐसे इसको दिमाग में लिखो कि हमने देश और लोगों की को बढ़ाकर, अब देश की इनकम क्या होगी? नेशनल इनकम। लोगों की इनकम क्या हो गई? प्रति व्यक्ति इनकम, यानी कि पर कैपिटल इनकम, बढ़ाकर कैपिटल फॉर्मेशन से बेरोजगारी को कम किया। तो एक तो ये स्टेटमेंट बन जाती है कि हमने क्या किया, देश की और लोगों की इनकम बढ़ाई, नेशनल इनकम जो है उसको बढ़ाया, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाया, कैपिटल फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा के हमने क्या किया, बेरोजगारी को कम किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन से खेती को बढ़ाया, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से फॉरेन ट्रेड बढ़ा। इतना अच्छा नहीं बना, आई विल ट्राई टू मेक समथिंग एल्स। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में तुम्हें कोई शॉर्ट वर्ड इसके लिए दे दूं। अभी एक्चुअली जंबल वर्ड बन नहीं रहा कुछ, लेट मी चेक अगर कुछ बन जाए। ओके, देखते हैं कैसे मतलब इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई एम थिंकिंग इन माई हेड, अगर इसके 9 पॉइंट्स का अगर मैं कोई अच्छा सा वर्ड बना सकूं तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, आप भी दिमाग लगाओ, जंबल वर्ड, राइट। तो देखो अगर आप भी कुछ बना सकते हो तो वो भी अच्छा रहेगा। क्या बता, याद नहीं रहेगा कुछ, जो टैग लाइन या कुछ ऐसा आप बनाओ, वो ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में फिट हो जाए, सारी जिंदगी के लिए याद रहे। फिलहाल यही लिख लो, राइट। हमने देश और लोगों की इनकम को बढ़ाया, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम, और कैपिटल फॉर्मेशन से बेरोजगारी को कम किया। कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट बन गया थर्ड पॉइंट। और चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको एग्रीकल्चर याद आएगा, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड, ये 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। यही लिख लो, मैं आई विल डेफिनेटली टेल यू समथिंग बेटर, राइट। अभी यही लिख लो आप। हाँ जी बच्चों, तो अभी तो हमने देखा कि हमारी अचीवमेंट्स क्या रही, अब हम देखेंगे हमारे फेलियर क्या रहे इकोनॉमिक प्लानिंग के। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 ही पॉइंट है और इसको आप बड़े इजीली रिमेंबर भी रख सकते हो, राइट। तो अभी देखते हैं फेलियर्स। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। हमने प्लानिंग तो बहुत की बट वो भी 100% कामयाब नहीं रही, बहुत सारे इसमें फेलियर हुए। ये एक तरह से हमारे दुखों और गलतियों की दास्तान है। याद रखना आसान है इसमें। अभी तो हमने जम के इंडिया की तारीफें की,
अभी हम इंडिया की थोड़ी बुराइयां भी करेंगे, राइट। लास्ट जो हमने किया अचीवमेंट थे वो हमारी अच्छाइयां थी, अभी हम अपनी बुराइयां करेंगे कि भाई हमने क्या क्या गलत किया है। तो सबसे पहली चीज आती है पॉवर्टी, दैट इज द एब्जेक्ट पॉवर्टी। सो आपको जान के अत्यंत ही दुख होगा कि दुनिया की जो आबादी है टोटल, उसमें जितने भी पुअर है उसका 50% इंडिया में। सो यू कैन से एवरी सेकेंड पुअर इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, राइट। सो ये थोड़ा शॉकिंग है। अब हमारे यहाँ पे तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी 22% बताते हैं, बट आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या है, वो 32 रुपए से नीचे। और अगर मुझसे पर्सनली पूछो या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर हम देखें तो 32 रुपए को मैं पॉवर्टी लाइन मानने को तैयार नहीं। यहाँ अगर कोई इंसान अगर 32 रुपए से 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। आई टोटली डू नॉट एग्री विद इट। ओके, सो ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस का या जो प्लानर्स हैं, ठीक है, दे आर मोर एजुकेटेड देन मी, नो डाउट, बट उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। बट मुझे 32 रुपए वाला फंडा आज तक समझ नहीं आया कि सिर्फ 32 रुपए कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो किसी एक के जीने के लिए। क्या आज की डेट में सिर्फ खाना खाना और पानी पीना ही जरूरत है, बाकी जरूरतें मतलब इंसान की नहीं है? ह्यूमंस कांट लिव लाइक एनिमल्स ना, सिर्फ खा लिया और चलो हो रहा है। सो दिस इज समहाउ वेरी स्ट्रेंज कि अभी भी हम वो 32 रुपए वाला फिनोमेना जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सो एवरी सेकेंड पुअर इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। सो गरीबी कम नहीं है, बहुत है। %50 of the absolute poor in the world lives in India. So वर्ल्ड में जितने भी गरीब है, एब्सोल्यूट पुअर है, उसकी आधी आबादी जो है वो इंडिया में। थर्ड पॉइंट वी कैन राइट 22% of the people still and people in India are poor. Simply पहला दुख हमारा है गरीबी। देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो दुख है वो है गरीबी है। ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। सो एवरी सेकेंड पुअर इन द वर्ल्ड लिव्स इन अ कंट्री नेम्ड इंडिया, जो कि हमारी कंट्री है। उसमें जितने भी दुनिया के गरीब है, हर दूसरा गरीब इंडियन है। और वी कैन इनडायरेक्टली से 50% ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया। 22% द पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये पॉवर्टी लाइन बीपीएल जो है 32 रुपए, माइंड इट। The second point we can write high rate of inflation. So इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक ये भी उभर के आ रही है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण हो क्या रहा है कि जो रियल इनकम है वो कम हो रही है। पहले 100 रुपए में भी लोग गुजारा कर लेते थे, अब 1 लाख में भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बहुत है। मतलब जो दालें पहले फूड इन्फ्लेशन को ले लो, 35 रुपए में बिकती थी, 70 आई और अब 140 हो गई। तो दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो प्राइसेस हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर जो है, पहले जितने रुपए में जितना अनाज आता था, मान लो 100 रुपए में जितना अनाज आ रहा है आता था, वो अभी 200 में भी नहीं आता। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द
इन्फ्लेशन, गाना भी बना था, याद रखने के लिए लिख देते हैं। याद आया? नहीं आया? मैं याद करा देता हूं। पीपली लेव का गाना था, महंगाई डायन खाए जाता है, याद है? हाँ, दैट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नो डाउट पीपल आर अर्निंग, बट इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि स्टिल वो कम पड़ रहा है। So we can write due to high inflation, the real income, अभी मैं इस पे आऊंगा कि रियल इनकम क्या है, of people has decreased। अभी बता रहा हूं मैं आपको रियल इनकम क्या होता है, which has ultimately widened the gap rich and poor। so हुआ क्या है, महंगाई बढ़ने से लोगों की जो रियल इनकम है कम हो गई है। Now what is real income? When I say real income, तो real income का मतलब क्या होता है, बोलो? रियल इनकम होता है, मान लो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, आज 50 साल बाद भी 100 रुपए ही कमा रहा हूं, अभी या 50 साल बाद मान लो 1 लाख रुपया कमा रहा हूं या 10,000 कमा रहा हूं, तो अभी का 100 रुपया में जितना मैं लेट से अनाज ले पा रहा हूं, तब के 10,000 से ले पा रहा हूं। तो बेसिकली मेरी इनकम तो बढ़ी नहीं ना रियल सेंस में। रियल इनकम मतलब मान लो अभी मैं 100 रुपए में लेट से 10 किलो आटा ले लेता हूँ, राइट, और 10 साल बाद मेरे को 1,000 रुपए में भी 10 किलो आटा मिल रहा है, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो 100 रुपए से मेरी इनकम बढ़ के 1,000 हो गई, बट अल्टीमेटली इनकम बढ़ी कहाँ? पहले भी 100 रुपए में 10 किलो आटा था, आज 1,000 रुपए में आ रहा है, तो रियल इनकम बढ़ नहीं पाई। तो रियल इनकम इसको बोलते हैं, रियल इनकम मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ द इनकम, द अमाउंट विच यू एक्चुअली स्पेंड टू परचेज एनीथिंग। जो आप अपनी नेसेसिटीज पे खर्चा करते हो, वो नेसेसिटीज इतनी महंगी हो गई हैं कि जो 100 रुपए में आता था अब 1,000 में वो आ रहा है, राइट। तो अगर आप कहो कि आपकी इनकम बढ़ी है तो ओके, टेक्निकल सेंस में इनकम बढ़ी है, बट रियल इनकम नहीं बढ़ पाई है, राइट। आगे चले, ओके। द थर्ड इज, सो पहली जो समस्या थी वो क्या थी, महंगाई, सॉरी अपना गरीबी, दूसरी महंगाई, और तीसरी जो समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जो तीसरी बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमने बहुत प्लानिंग की है, ठीक है, इन द पास्ट 20 इयर्स जो हमने प्लानिंग की उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी हैं, बट पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ है कि वो सारा कवर नहीं हो पाया। अभी भी बहुत जनता क्या है, बेरोजगार क्या है। तो हम लिख सकते हैं इन पास्ट 20 years employment opportunities has risen by 2.3%, whereas supply of labor has risen by 2.5%। तो देखा जाए तो अभी भी 0.2% का एक गैप है। सो पहले 2.3% से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही है, बट साथ के साथ जो लेबर की सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। अब अभी देखो तो हमारे यहाँ पे इतने यंग पीपल हैं,
जो कि क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। सो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है 2.3% से, बट सप्लाई देखो कितनी बढ़ गई 2.5% से। सो स्टिल देयर इज अ गैप, राइट, स्टिल देयर इज अ बिग गैप। आगे बताओ जी। पहला पॉइंट हमने किया गरीबी, दूसरा महंगाई, तीसरा बेरोजगारी, चौथा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी गांव में सड़कें नहीं है, अभी भी गांव में जो अपना पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये सब क्या है, ये फेलियर है हमारा। हमने इतने साल प्लानिंग की, बट अभी भी हम अपने हर गांव को सड़क से नहीं जोड़ पाए, अभी भी हम अपने हर गांव में बिजली नहीं दे पाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। सो डिस्पाइट 64 years of planning, the country still don't have the required infrastructure. हमारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये मेन कारण है हमारी लो ग्रोथ का। हम इतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है। अगर मान लो गांव में बैठा कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए बिजली नहीं है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट अपने लिए देखना चाह रहा है, तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहा है, अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है, तो उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास रास्ते नहीं है, रोड नहीं है। अगर आप गांव में देखो तो अभी भी पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो डिस्पाइट कई जगह पे डैम है, अब बिहार में कोसी पे डैम पता नहीं अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, राइट। तो हर बार क्या होता है, दैट इज अ सोरो दैट कोसी रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। रीजन बीइंग, हर बार वो सड़कें सुड़कें बनती हैं, बारिश हुई, बाढ़ आई, वो सब गायब, राइट। So despite 64 years of the planning, the country still do not have the required infrastructure. जो हमारी आबादी है उस हिसाब से अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज्यादा कम है। इसको हम साथ में ये भी लिख सकते हैं, विच इज हैम्परिंग द ग्रोथ। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो ग्रोथ कम होगी। फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में पैसा तभी लगाएंगे अगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको मिलेगा। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही उनको नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेंगे काम, बताओ। अगर कोई गांव में जाके आप फैक्ट्री लगाना चाहो, वहां तक सड़क ही नहीं है, आपका ट्रक ही नहीं जा सकता, तो आप वहां पे काम कैसे करोगे। सो पहला पॉइंट था गरीबी, दूसरा बेरोजगार अपना महंगाई, तीसरा बेरोजगारी, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। यानी कि जो मेन मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कहीं पे भी सरवाइव करने के लिए, उसकी कमी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरों में बहुत है, बट वो भी कम है। सड़कों पे देखो जाम है, मेट्रोज में बहुत भीड़ है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी है। द फिफ्थ पॉइंट इज skewed distribution। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो वी कैन राइट, अभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे तो नहीं लगता कि हाँ इक्वालिटी आई है। अभी भी जो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है वो लोअर क्लास को काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही है। सो दो द गोल ऑफ द प्लानिंग, दो इक्वालिटी was the goal of planning, ironically during the planning
देखो हमने प्लानिंग की कि हाँ हमारा जीडीपी बढ़े, राइज इन पर कैपिटल इनकम हो। अब एम्प्लॉयमेंट पे समहाउ उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया, इक्वालिटी पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया इन्होंने, बट फिर भी हुआ क्या है, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो गया है और जो गरीब है वो बहुत गरीब हो गया है। इसका जो बेसिक रीजन है वो है महंगाई, राइट। तो जो अमीर है वो अभी भी जो नॉर्मल चीज है उसको अपनी इनकम का 10% स्पेंड करना है वो ले लेगा, अगर वो 20% भी स्पेंड करे उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। बट जो सिर्फ वही 10% कमा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। सो जो महंगाई से फर्क पड़ा है वो गरीबों को पड़ा है, अमीरों को नहीं पड़ा। सो ड्यूरिंग द प्लानिंग हमारा एम था कि हम इक्वालिटी लेके आए, ठीक है। इक्वालिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आप इसमें एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो उज्जवल के एग्जांपल से मैंने आपको बताया था, राइट। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मेन था, बट अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बेकार है। अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, राइट। सो देखा जाए तो वी कैन से, इसको रब कर दो, इसमें हम बना लेते पॉइंट बना लेते हैं, इसका अच्छा पॉइंट बन जाता है। स्टूडेंट का नाम से नाम यूज करूंगा मैं इसमें। 5 मिस्टेक्स ऑफ इंडिया, हमारी 5 जो गलतियां रही वो क्या रही। पहला क्या था, पॉवर्टी। दूसरा इन्फ्लेशन। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा, बताओ जी चौथा क्या था। भूल गए इतनी जल्दी। इंफ्रास्ट्रक्चर। और पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन 5 चीजों पे हमने जो काम नहीं किया वो एक तरह से इंडिया के लिए बहुत ही खराब गया है, ठीक है। तो ये दीज आर द 5 मिस्टेक्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये दीपू बैठी है इसकी सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इसी के नाम से हम ये बना देते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, चलो। सो हम इससे बनाएंगे 5 पॉइंट को याद रखना कैसे है। DIPU I। सो दीपू हमारी प्यारी स्टूडेंट है बट गलतियां बहुत करती है, समझ आया। सो दीपू हमारी प्यारी स्टूडेंट गलतियां बहुत करती है तो हमने इसी के नाम से बना दिया। ये दीपू को तो जरूर याद रहेगा, और किसी को याद रहेगा या ना रहे। सो दीपू आई, आई मतलब चल के आई। 5 मिस्टेक्स लाई। सो दीपू आई 5 मिस्टेक्स लाई। यहां पे डी से मैंने क्या बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दीपू से क्या याद आएगा, सबसे पहले डी से डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीपू आई सबसे पहले कौन सी मिस्टेक लाए, डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। आई से क्या बन जाएगा, इन्फ्लेशन, साथ में महंगाई भी लाई। पी से क्या बन जाएगा, पॉवर्टी। यू कैन राइट सिंपली पॉवर्टी और ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यू से क्या बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। और आई से सिंपली आप इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखो। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने आप ही जज कर सकते हो कि आप मिस्टेक लिख रहे हो, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फेलियर ऑफ प्लानिंग में क्या लिखोगे, दीपू आई 5 मिस्टेक्स लाई। जो 5 गलतियां थी इंडिया की वो क्या क्या थी। पहला डिस्ट्रीब्यूशन,
देयर वाज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली बात है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, वो इक्वल निकल जाता है। सो देयर वाज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो गरीब है वो और गरीब हो गया, जो अमीर है वो और अमीर हो गया। इन्फ्लेशन, महंगाई डायन खाया जाता है, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन से क्या हुआ, रियल इनकम कम हो गई है। रियल इनकम मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पॉवर्टी। सो एवरी सेकंड पुअर इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया एंड 22% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो आपको याद रखना है। 5 मिस्टेक्स आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी क्या है, काफी कम है। यू से अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है 2.3% से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, बट 2.5% से क्या बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर, राइट। सो दीपू, फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो बढ़ गया है। इन्फ्लेशन, महंगाई, इसमें रियल इनकम एक्सप्लेन करना है। पॉवर्टी, पॉवर्टी में गरीबी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सेकंड पुअर, एवरी सेकंड पुअर इज एन इंडियन, और 50% ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया, और 22% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। अनएम्प्लॉयमेंट में आप क्या लिखोगे, बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर की सप्लाई बढ़ रही है कितने से, 2.5 से, बट अपॉर्चुनिटीज कितने से क्रिएट हो रही है, 2.3 से। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, राइट। यही आप 5 मिस्टेक्स इसको याद कर सकते हो इजिली। तो दीपू आई 5 मिस्टेक्स लाई, बड़े आराम से याद हो जाएगा। द नेक्स्ट, इसमें अगर आपको और भी कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल, डन। इसके अलावा कई मतलब व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन देखते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन पुट इट इन द कमेंट। और दूसरा काम आप कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक। फेसबुक पे आई गेस मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगा। इट इज facebook.com/winningquest। सो द पीपल हु आर ऑनलाइन, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप सिंपली इस पे मेरे को मैसेज थ्रो करो। आई वुड बी एबल टू रिप्लाई अ बिट फास्टर हियर, बिकॉज आई कैन दिस इज इंटीग्रेटेड विद माय फोन, तो आई कुड कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली। तो सीधा इसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नो डाउट। यूट्यूब पे और बाकी जो भी वीडियोज हैं उन फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी आप कमेंट करोगे, एज सुन एज आई सी देम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हो, दिमाग में कोई डाउट मत रखो। जब आपके दिमाग में डाउट होगा तो आप उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट का, कैसा भी डाउट है, जस्ट आस्क मी, फील फ्री, राइट। सो नोट इट डाउन। इसके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक, राइट। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।